वेलकम टू बिहार मैटर्स। तो आज के इस विशेष सत्र में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये हमारी बिहार हिस्ट्री मास्टर सीरीज का एकदम पहला लेक्चर है। हाँ, और आज का हमारा जो विषय है वो है मगध का उदय, यानी राइज ऑफ मगधा। देखिए, जो भी विद्यार्थी बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, एसआई या फिर टीचर एग्जाम्स जैसे किसी भी बिहार सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए आज का ये सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। एकदम सही कहा आपने। ये टॉपिक हर साल एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से यही निर्देश है कि अपना पूरा ध्यान यहीं फोकस करें। हम सिर्फ राजाओं और उनके युद्धों की तारीखें नहीं रटने वाले हैं। हम इस पूरे ऐतिहासिक विषय को डिकोड करेंगे। और इस विषय की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ना, जिसे हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, उसे समझना सबसे पहले जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। तो हम किस कालखंड की बात कर रहे हैं यहाँ? देखिए, हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 6th सेंचुरी BCE की बात कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद ये पहली बार था जब शहरों का या नगरों का फिर से पुनरुत्थान हो रहा था। मतलब जिसे इतिहास में द्वितीय शहरीकरण या सेकंड अर्बनाइजेशन का चरण कहा जाता है ना? बिल्कुल, एकदम सही। ये वही दौर था। व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा था और सबसे बड़ी बात, जो आहत सिक्के होते हैं जिन्हें हम पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते हैं, वो पहली बार प्रचलन में आ रहे थे। अरे वाह, मतलब इकोनॉमी पूरी तरह से शिफ्ट हो रही थी। हाँ, और इसी कालखंड में इसी आर्थिक और सामाजिक उथल-पुथल के बीच मगध एक महाशक्ति के रूप में उभरा। तो मगध के इस अद्वितीय उदय को समझने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले हमें उसके भूगोल को समझना होगा। बिल्कुल, क्योंकि किसी भी साम्राज्य की जो नींव होती है ना, वो उसकी भौगोलिक स्थिति पर ही निर्भर करती है। एकदम। अगर हम मगध की लोकेशन देखें तो ये गंगा नदी के ठीक दक्षिण में स्थित था। हाँ, और इसकी सीमाएं बहुत ही स्पष्ट थी। मतलब उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन नदी, और दक्षिण में अगर हम देखें तो छोटा नागपुर का पठार, यानी छोटा नागपुर प्लेटो। जो कि अगर हम वर्तमान परिदृश्य में देखें तो ये मुख्य रूप से पटना, गया, नालंदा और जहानाबाद जिलों का क्षेत्र है। सही कहा। और मगध का ये जो रिवर सिस्टम था ना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। गंगा व्यापार की मुख्य धमनी थी, मतलब एक ट्रेड आर्टरी का काम करती थी। और सोन नदी ने तो एक रणनीतिक सीमा, यानी एक स्ट्रेटेजिक बाउंड्री का काम किया ना। बिल्कुल। पश्चिम से कोई हमला करना चाहे तो उसे सोन पार करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, इन नदियों ने कृषि को भी बहुत समृद्ध किया। पुनपुन और फल्गु नदियों के कारण जो जलोढ़ मिट्टी यानी अलूवियल सॉइल आई, उसने कृषि का उत्पादन बहुत बढ़ा दिया। मतलब भारी कृषि अधिशेष या एग्रीकल्चरल सरप्लस पैदा होने लगा। अगर मैं एक विश्लेषणात्मक उपमा दूं तो मगध का भूगोल एक प्राकृतिक किले और आज के एक आधुनिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक आदर्श मिश्रण था। बहुत ही सटीक उपमा ये है ना? मतलब नदियां व्यापार के लिए हाईवे भी थीं और सुरक्षा के लिए एक खाई यानी मॉट्स भी थीं। हाँ। और जंगलों से इमारती लकड़ी और हाथी भी मिल रहे थे। हाँ। और जो पठार की निकटता थी ना, उससे मगध को बहुत कीमती खनिजों तक भी पहुंच मिल गई। हाँ। तो यहाँ मेरा एक सवाल है, इस प्राकृतिक लाभ का समकालीन शक्तियों यानी जो अन्य महाजनपद थे उनकी तुलना में मगध को क्या फायदा मिला? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय कुल 16 महाजनपद थे। हाँ, 16 राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा थी। बिल्कुल। अब अन्य राज्य प्रतिस्पर्धा में क्यों पिछड़ गए, इसका सटीक विश्लेषण करें तो जैसे कोसल राज्य था, वो अपने आंतरिक संघर्षों में उलझा हुआ था। अच्छा, मतलब उनके अंदर ही राजनीति चल रही थी। हाँ। फिर अवंती था, जो भौगोलिक रूप से बहुत नुकसानदेह स्थिति में था। वो मुख्य व्यापार मार्गों से कट गया था। और वत्स राज्य के जो शासक थे वो बहुत कमजोर साबित हुए। और इसके विपरीत मगध की जो राजधानी थी राजगीर, उसने मगध को एक अजेय रणनीतिक श्रेष्ठता प्रदान की। एकदम सही। राजगीर प्राकृतिक रूप से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। लेकिन देखिए, केवल बेहतरीन भूगोल ही साम्राज्य नहीं बनाता है ना। उन संसाधनों का दोहन करने के लिए एक दूरदर्शी नेतृत्व की भी आवश्यकता होती है। बिल्कुल, लीडरशिप बहुत मैटर करती है। और ये हमें मगध के राजवंशों के कालक्रम की ओर ले जाता है। तो चलिए थोड़ा डायनेस्टिक क्रोनोलॉजी पर बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हर्यक वंश, यानी हर्यंका डायनेस्टी, जिसका कालखंड लगभग 544 से
412 ईसा पूर्व तक था। और इसके संस्थापक थे बिम्बिसार। हाँ, बिम्बिसार। और इनकी विस्तार नीति बहुत ही बहुआयामी थी। उन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं किए बल्कि वैवाहिक गठबंधन भी किए। मतलब कूटनीति का पूरा इस्तेमाल किया। बिल्कुल। उन्होंने कोसल की राजकुमारी से विवाह किया और दहेज में काशी प्राप्त कर लिया। अरे वाह। जो कि उस समय व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। हाँ, और फिर उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह करके वैशाली से भी अपने संबंध मजबूत कर लिए। और जहां रिश्ते काम नहीं आए वहां सैन्य अभियान का इस्तेमाल किया होगा। एकदम। उन्होंने पूर्व में अंग राज्य पर कब्जा किया, जिसकी राजधानी चंपा थी, यानी आज का भागलपुर, जो कि एक बहुत बड़ा नदी बंदरगाह था। सही कहा। और बिम्बिसार ने एक बहुत ही कुशल नौकरशाही यानी एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी की नींव भी रखी। हाँ, प्रशासन चलाना भी तो जरूरी है। लेकिन फिर उनके बाद आते हैं उनके बेटे अजातशत्रु, जिनकी नीतियां बहुत आक्रामक थी। बिल्कुल। अजातशत्रु ने कोसल और वज्जी संघ, जो कि वैशाली का कॉन्फेडरेसी था, उनके साथ बहुत प्रमुख युद्ध किए। और इन्हीं युद्धों में हमें सैन्य तकनीक में नवाचार देखने को मिलता है। हाँ, हमारे स्रोतों में 2 नए हथियारों का जिक्र है। एक था रथोमूसल, जो कि ब्लेड लगा हुआ एक रथ था, मतलब साइड्ड चैरियट। और दूसरा था महाशिलाकंटक। ना? एकदम सही। महाशिलाकंटक एक ऐसा हथियार था जो दूर से बड़े बड़े पत्थर फेंक सकता था। अगर मैं कहूं तो अजातशत्रु का ये महाशिलाकंटक प्राचीन काल के तोपखाने यानी आर्टिलरी के ही समान था। बिल्कुल, ये एक तरह का सीज इंजन था जिसने वैशाली की दीवारों को तोड़ने में बड़ी मदद की। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अजातशत्रु ने राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की। इसका कारण केवल शाही इच्छा तो नहीं हो सकती ना? इसके पीछे की असली रणनीति क्या थी? देखिए, ये राजधानी परिवर्तन बहुत कुछ बताता है। ये मगध की बदलती प्राथमिकताओं को दर्शाता है। अच्छा, कैसे? राजगीर जो था वो 5 पहाड़ियों से घिरा एक रक्षात्मक केंद्र था, यानी डिफेंसिव था। जब मगध छोटा था तो उसे सुरक्षा चाहिए थी। बिल्कुल। लेकिन पाटलिपुत्र वो गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर स्थित था। ये उसे न केवल एक बहुत ही बेहतरीन प्रशासनिक केंद्र बनाता था, बल्कि गंगा के व्यापार पर बेहतर नियंत्रण के लिए एक आदर्श व्यापारिक केंद्र भी बनाता था। मतलब अब मगध को छिपने की जरूरत नहीं थी, उसे कंट्रोल चाहिए था। ये एक बहुत ही शानदार ट्रेड हब था। एकदम सही। और फिर हर्यक वंश के बाद सत्ता में आया शिशुनाग वंश, जिसका काल लगभग 412 से 344 ईसा पूर्व था। हाँ, शिशुनाग ने इसकी स्थापना की थी। बिल्कुल। और इस वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि इन्होंने अवंती राज्य का मगध में विलय कर लिया, जिससे मगध सच में सबसे मजबूत शक्ति बन गया। और फिर शिशुनाग वंश के बाद आता है सबसे दिलचस्प और शक्तिशाली नंद वंश, 344 से 322 ईसा पूर्व तक। हाँ, इसके सबसे प्रतापी राजा थे महापद्मनद, जिन्होंने एक्रत यानी सोल रूलर की उपाधि ली थी। बिल्कुल। और नंदवंश के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक तथ्य ले कि नंद गैर क्षत्रिय मूल के थे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इन्होंने सदियों से चली आ रही व्यवस्था को चुनौती दी। एकदम। और इन्होंने एक अत्यधिक केंद्रीकृत राज्य यानी हाईली सेंट्रलाइज स्टेट की स्थापना की। इनकी कर प्रणाली बहुत मजबूत थी और इनके पास एक विशाल खजाना था। और उस खजाने से ही तो वो विशाल सेना घड़ी की गई होगी। बिल्कुल। ग्रीक स्रोतों के अनुसार इनकी विशाल सेना में लगभग 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे। बाप रे, ये प्राचीन भारत की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। हाँ, इसे सुनकर तो विदेशी आक्रमणकारियों के भी पसीने छूट गए थे। तो हमने शासकों की नीतियों को देखा, लेकिन अब मुझे लगता है उन कोर कैटलिस्ट यानी मुख्य उत्प्रेरकों का संश्लेषण करना बहुत आवश्यक है, जिन्होंने इन राजवंशों को इतना शक्तिशाली बनाया। बिल्कुल। और इसमें सबसे पहला नाम आता है लौह तकनीक यानी आयरन टेक्नोलॉजी का, जो कि दक्षिण बिहार और झारखंड से प्राप्त होती थी। हाँ, इससे उत्कृष्ट कृषि उपकरण बने, जैसे कि लोहे का हल, और बेहतर हथियार भी बने। मैं तो लोहे को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे बड़ा गेम चेंजर मानती हूँ। ठीक वैसे ही जैसे आधुनिक युग में पेट्रोलियम या सिलिकॉन है। बहुत सही तुलना ये। तो अगर हम थोड़ा विश्लेषण करें तो लोहे के कुल्हाड़ी और हाथियों के इस अनूठे संयोजन ने मगध के अर्थशास्त्र को कैसे आकार दिया? देखिए, अगर हम कड़ियां जोड़ें
तो लोहे के औजारों ने उन घने जंगलों को साफ करने में बहुत मदद की। जिससे कृषि योग्य भूमि बढ़ गई। बिल्कुल। और लोहे के हल ने गहरी जुताई को संभव बनाया। इस कृषि अधिशेष ने उस भारी कर राजस्व का निर्माण किया जिससे नंदवंश जैसी विशाल सेना का भरण पोषण संभव हो सका। मतलब इकोनॉमी पूरी तरह से एग्रीकल्चर और टैक्स पर बेस हो गई थी। एकदम सही। और इसके साथ ही जंगल साफ करते समय जो हाथी पकड़े गए, उन हाथियों ने मगध को युद्ध के मैदान में अजेय बना दिया, क्योंकि अन्य राज्यों के पास हाथी नहीं थे। ये बहुत ही रणनीतिक फायदा था। और जब हम इन नगरों की बात करते हैं तो राजगीर जो पहाड़ियों से घिरा था, वहां पत्थर की साइक्लोपियन वॉल्स थी ना। हाँ, बिना सीमेंट के केवल पत्थरों को फंसाकर बनाई गई दीवारें। और फिर पाटलिपुत्र जहां लकड़ी के किले थे, जिसका उल्लेख यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने भी अपने विवरण में किया है। बिल्कुल, वुडन पैलेसेड फोर्ट का जिक्र मिलता है। और चंपा जो अंग राज्य में था, वो तो एक प्रमुख नदी बंदरगाह था ही। तो ये तो हो गई पूरी हिस्टोरिकल बात। लेकिन देखिए, एक गंभीर विद्यार्थी के रूप में ये जानना पर्याप्त नहीं है कि क्या हुआ था। ये जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जानकारी के स्रोत क्या है और आयोग परीक्षा में किस तरह के भ्रम पैदा कर सकता है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। तो स्रोतों की बात करें तो हमारे पास साहित्यिक स्रोत है, जैसे बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और कुछ जैन ग्रंथ भी हैं। हाँ, और विदेशी विवरण भी हैं, विशेषकर यूनानी और ग्रीक लेखकों के विवरण जो हमें नंदवंश की विशाल सेना के बारे में बताते हैं। और पुरातात्विक स्रोत भी हैं, जैसे कि किलेबंदी और शहरी अवशेष। अब आते हैं उन संभावित ट्रैप्स पर, यानी हाई प्रोबेबिलिटी बीपीएससी ट्रैप्स, जहां छात्रों से अक्सर गलती होती है। हाँ, विद्यार्थियोयों को यहाँ विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ट्रैप नंबर 1, क्या मगध का लोहा राजस्थान से आता था? बिल्कुल गलत। ये आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से बिहार और झारखंड के क्षेत्र से ही आती थी। दूसरा ट्रैप, क्या पाटलिपुत्र हमेशा से मगध की राजधानी थी? ये भी गलत है। शुरुआत में सुरक्षा के लिहाज से राजगीर यानी गिरिव्रज थी। सही कहा। तीसरा बड़ा ट्रैप, क्या नंदवंश के शासक क्षत्रिय थे? नहीं, वो गैर क्षत्रिय मूल के थे। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। और चौथा ट्रैप, क्या केवल युद्धों ने मगध को शक्तिशाली बनाया? बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमने चर्चा की, ये भूगोल, अर्थव्यवस्था, तकनीक और नेतृत्व का एक मिलाजुला परिणाम था। एकदम। मैं छात्रों को यहाँ सचेत करना चाहूंगी कि प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स में इस तरह के एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स वाले विकल्पों से कैसे बचना है, ये सीखना बहुत जरूरी है। और सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, मुख्य परीक्षा यानी मेंस के दृष्टिकोण से भी ये बहुत काम का है। हाँ, मेंस में भी केवल युद्धों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय छात्रों को बहुआयामी दृष्टिकोण यानी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाना चाहिए। बिल्कुल। मगध का उदय ये दर्शाता है कि कैसे संसाधनों पर आधारित राज्य निर्माण होता है, जिसे हम रिसोर्स बेस्ड स्टेट फॉर्मेशन कहते हैं। और कैसे प्रारंभिक केंद्रीकरण काम करता है और एक छोटे राज्य का एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तन किन चरणों में होता है। तो अगर हम एक अल्ट्रा रिवीजन ग्रिड के जरिए आज के सत्र का सारांश प्रस्तुत करें तो विद्यार्थियों के दिमाग में तथ्य पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। तो एक बार तेजी से रिवाइज कर लेते हैं। राजवंशों का क्रम था हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश और उसके बाद नंदवंश। और राजधानियों का बदलाव देखें तो पहले राजगीर और उसके बाद रणनीतिक रूप से पाटलिपुत्र। एकदम सही। तो आज का हमारा ये लेक्चर एक औपचारिक कक्षा के समापन की तरह यहीं पूरा होता है। और मुझे उम्मीद है कि छात्रों ने इन सारे बिंदुओं को अच्छे से नोट कर लिया होगा। बिल्कुल। मैं दृढ़ता से दोहराना चाहूंगी कि आज चर्चा किए गए सभी बिंदु बीपीएससी, बीएसएससी और अन्य बिहार सरकारी परीक्षाओं के लिए सीधे तौर पर प्रासंगिक हैं। एकदम एग्जाम रेलेवेंट है। हाँ, और विद्यार्थियों को ये निर्देश है कि वो बीपीएससी ट्रैप्स और जो अल्ट्रा रिवीजन ग्रिड वाला हिस्सा हमने बताया उसे बार बार रिवाइज करें। एकदम। और बिहार हिस्ट्री मास्टर सीरीज के अगले सत्र में हम इस ऐतिहासिक यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और मौर्य साम्राज्य की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आज के सत्र को समाप्त करने से पहले मैं छात्रों को सोचने के लिए एक अंतिम विश्लेषणात्मक प्रश्न देना चाहूंगी। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। आप सब लोग कल्पना करें कि जिस जिले में आप रहते हैं
उसकी भौगोलिक विशेषताओं ने उसके स्थानीय इतिहास को कैसे आकार दिया होगा। ठीक वैसे ही जैसे हजारों साल पहले गंगा और सोन नदियों ने मगध का भविष्य तय किया था। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है ये। धन्यवाद, और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। मिलते हैं अगले सत्र में। बिहार मैटर्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।